जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी बी थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसके मैं जो अतलगुतरी क्वेश्चंस करा रहा था उसमें मैंने 23 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि गांगेय देव कलचुरी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। किसके बारे में? गांगेय देव कलचुरी के बारे में बताना है। तो अगर क्वेश्चन आ गया गांगेय देव कलचुरी कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि गांगेय देव कलचुरी वंश का, कलचुरी वंश का। ठीक है, गांगेय देव जो है किस वंश का है? कलचुरी वंश का। एक वंश है कलचुरी, इस वंश का एक प्रमुख शासक था कौन? गांगेय देव। अपने दिग्विजय में इसने उत्तर कांगड़ा तक आक्रमण किया। कहाँ तक? उत्तर कांगड़ा तक। प्रयाग और बनारस पर अधिकार करके, जो प्रयाग और बनारस है आज का, वहाँ तक अधिकार करके पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य विस्तृत कर लिया था कौन? गांगेय देव कलचुरी ने। ठीक है, और दक्षिण में कहाँ तक? देखिए जैसे कि मैप है, मैप में ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है नीचे साउथ, यानी कि ये पूर्व पश्चिम और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, तो पूर्व में जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह हो गया, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल तक शासन कर लिया था, इसने कब्जा कर लिया था। दक्षिण में कुंतल था, उत्कल मैंने बताया था, उत्कल वंश जो है उत्कल तक के राजाओं को परास्त किया। उत्कल एक मैंने जो सीरीज चला रहा था, मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। ठीक है, लाहौर वंश, उत्कल वंश। ठीक है, जैसे बताया था हमने। इसके उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भोज परमार ने उसे, जो परमार भोज जो राजा थे, राजा भोज, ठीक है, परमार वंश के, तो परमार ने उसे परास्त करके उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया था। किसको? परमार वंश के जो राजा थे भोज, तो उन्होंने क्या किया? गांगेय देव को परास्त कर दिया था। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भीमद्वितीय के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। अब देखते हैं भीमद्वितीय के बारे में थोड़ा सा। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा भीमद्वितीय था। किस वंश का? चालुक्य वंश का। ठीक है, किस वंश का था? चालुक्य वंश का। ये आपको जरूर याद रखना है कि किस वंश का राजा है। तो चालुक्य वंश का राजा कौन है? भीमद्वितीय। अभिलेखों में उसे महाराज धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया है। भीम की सबसे पहली मुठभेड़ किससे हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय से हुई थी। किससे? पृथ्वीराज तृतीय से हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने भीम को मार डाला। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित हुई थी। ठीक है, जब 1197 ईस्वी में क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सेना हुई थी वो परास्त हो गई थी। कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। बाद में क्या किया? मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया था भीमद्वितीय। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीर कासिम के बारे में आपको यहाँ पे जानना है थोड़ा सा। ये सब अतलगुतरी क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के आएंगे, तो अपने हिसाब से यहाँ पर केवल समझ करके अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ भी लिख के चले आना है, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ भी, आप कुछ भी क्या मतलब है उसी से रिलेटेड। जरूरी नहीं कि केवल जो जैसा लिखा है ऐसा ही नहीं लिखना है, आपको कुछ समझ करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मीर कासिम के बारे में यहाँ पे बताना है। तो मीर कासिम 712 ईस्वी में, चूँकि आपको कहाँ तक पढ़ना है, ये जो हिस्ट्री है एंशिएंट हिस्ट्री, ये थर्ड सेमेस्टर की 1200 ईस्वी तक के पढ़ना है। ठीक है, 1200 ईस्वी तक। फिर उसके बाद का आगे का अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसमें जितने भी सन आएंगे 1200 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 712 ईस्वी में अरब के खलीफा ने अपने सेनाध्यक्ष मीर कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 712 ईस्वी में किसने? अरब के खलीफा ने क्या किया था? अपने सेनाध्यक्ष मीर कासिम को आक्रमण करने के लिए भारत पर भेजा था। इसने सर्वप्रथम कराची या देवल पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? कराची पर किया या फिर देवल पर आक्रमण किया था, जिससे यहाँ का राजा दाहिर मारा गया। दाहिर यहाँ का राजा था कराची का, वो मारा गया। इसके उपरांत उसने नीरून, ब्रह्माणाबाद, अरोरा और मुल्तान पर विजय प्राप्त की मीर कासिम ने, परंतु कासिम की भारत विजय स्थायी न रह सकी, वो स्थायी नहीं रह सका राजा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि वहीं भारत पर वो स्थायी राज्य नहीं कर सका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में तुरंत फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण का उल्लेख कीजिए। महमूद जो गजनवी है उसका सोमनाथ आक्रमण, उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया, तो उसका उल्लेख करना है। तो सोमनाथ पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1025 यानी कि 1025 ईस्वी में हुआ था। ये जरूर आपको सन जरूर याद रखना है कि 1025 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1000 तो याद रखना आपको आसान है, और 1000 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1025, यानी कि 1000 के बाद 25 साल बाद 1025 ईस्वी में क्या हुआ था?
सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, यह शिव मंदिर था। ठीक है, सोमनाथ, देखिए सा से सोमनाथ, सा से शिव, सा से सोमनाथ और सा से शिव। ठीक है, हालांकि सा बदला हुआ है लेकिन आपको याद रखना है सा से सोमनाथ और सा से शिव, शिव मंदिर। अगर पूछे कि सोमनाथ मंदिर कौन सा मंदिर, किस देवता निवास करते हैं, कौन से देवता, तो शिव जी हैं। ठीक है, जो गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक। अंत में हिंदू परास्त हुए। 5000 हिंदुओं का वध किया गया। ठीक है, इसने 5000 हिंदुओं का वध कर दिया था। मंदिर से महमूद को अपार संपत्ति हाथ लगी। कहा जाता है कि 200 ऊँट, ठीक है, कितने ऊँट? 200 ऊँट सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनी ले जाए गए थे। मतलब कहने का मतलब है कि 200 ऊँट सोने चांदी के, ठीक है, सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनी ले जाए गए थे। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कहा 200 ऊँट, यानी कि 200 ऊँट थे और 200 ऊँट पर सोना चांदी लदा हुआ था। ठीक है, तो उससे कराहते हुए मतलब इतना सामान था कि वो जो ऊँट था वो सोना चांदी लादे हुए कराह रहा था, इतना वहाँ पे सामान था। तो इतना सामान भारत से उठा ले गया था ये। अगला क्वेश्चन है कि राजपूतों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता उसकी पराजय का कारण थी, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो राजपूत थे उनकी पारस्परिक प्रतिद्वंदिता उसकी पराजय का कारण बनी, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो समस्त उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। समस्त उत्तरी भारत यानी कि जो उत्तर भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें एकता तथा संगठन का अभाव था। एकता और संगठन का अभाव था, यानी कि एकता नहीं थी। एक राजा दूसरे राजा को विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। ठीक है, ये सभी राजा परस्पर ईर्ष्या, द्वेष एवं कलह के शिकार बन चुके थे। यही कारण है कि उन्होंने विदेशी आक्रमणियों का सामना कभी संगठित होकर नहीं किया। यही कारण है कि मोहम्मद गौरी के सामने उन्हें पराजित होना पड़ा। पूरी जो आपने थ्योरी पढ़ाई इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि राजाओं में संगठन नहीं था, एकता नहीं थी। एकता नहीं थी तो सभी राजा जो है साथ मिल करके युद्ध नहीं करते थे। कोई बाहरी आक्रमण जब होता था, कोई बाहर से आक्रमण करने आया तो सभी राजा जो अंदर के राजा थे भारत के, तो वो एकजुट नहीं थे। इसी कारण जो बाहरी व्यक्ति था वो आकर के यहाँ पे सभी को मारकर चला जाता था, क्योंकि इनमें एकता थी नहीं और एकता नहीं थी। एकता ही शक्ति होती है। ठीक है, एकता में बल होता है। अगर ये सब एकजुट होकर के इसको मारते तो बाहर वाले को, तो तुरंत बाहर वाला भाग जाता, लेकिन इनमें एकता थी नहीं। इसी का फायदा उठा करके जो भी जितने भी आए बाहरी आक्रमणकारी, सब जो है अपने अपने काम में सफल हो गए। ठीक है, आप देखते हैं कि पालों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि पालों की उत्पत्ति के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो पाल की उत्पत्ति हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में जो राजनीतिक विसंगतता आरंभ हुई, उसी के परिणामस्वरूप बंगाल में 8वीं सदी के द्वितीयार्ध में पालों ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। पाल, ठीक है, इनकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। रामचंद्र ग्रंथ टीका के अनुसार पालों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानी गई। पालों की उत्पत्ति किससे मानी गई? क्षत्रियों से मानी गई है। ठीक है, अभिलेखों में इन्हें सूर्यवंश कहा गया। डॉक्टर HP शास्त्री पालों की उत्पत्ति खड़गों से मानते हैं। डॉक्टर HP शास्त्री पालों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? खड़गों से मानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आने वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग ट्रिपल स्टार लगा करके रखिएगा। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको जब अच्छे से ज़रूर इसको एक दो बाकी के क्वेश्चंस हैं, अगर उनको आप 1-2 बार पढ़ते हैं तो इसको 3-4 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। और मतलब आपको कुछ अन्य, जैसे कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे ये है कि आपको केवल पढ़ करके और उसको समझना होता है, बस इसमें रटना नहीं होता है। ठीक है, त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में बताता हूँ कि तो महिपाल प्रथम पर राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय का आक्रमण संभवतः त्रिकोणात्मक संघर्ष की अंतिम घटना थी। महिपाल प्रथम पर, ठीक है, किस पर? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, महिपाल प्रथम पर राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय का आक्रमण जो है वही संभवतः त्रिकोणात्मक संघर्ष की अंतिम घटना थी। महिपाल प्रथम के पश्चात, महिपाल जो प्रथम है उसके पश्चात प्रतिहार वंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रतिहार राज्य की सीमाओं को अक्षुण्ण रख पाता। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण ने उसकी कमर तोड़ दी और 1036 ईस्वी में वह समाप्त हो गया। पाल वंश के शासक 1061 ईस्वी तक, जितने भी में सन आ रहे हैं, सन जो है 1200 से आगे एक भी सन नहीं जाने वाला है। ठीक है,
तो 1061 ईस्वी पर नारायण तक शासन करते रहे। नारायण पाल के पश्चात यह वंश भी पतोन्मुख हो चला। इस प्रकार 750 ईस्वी से 950 ईस्वी तक चलने वाला त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हो गया। कितने ईस्वी तक चला त्रिकोणात्मक संघर्ष? 750 से 950 ईस्वी तक। अब देखना है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारण क्या था त्रिकोणात्मक संघर्ष का? तो कन्नौज प्राकृतिक संपदा एवं भौगोलिक कारणों से एक महत्वपूर्ण स्थान और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था कन्नौज उस समय का। ठीक है, यही कारण है कि उत्तर दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक शक्तियां इस पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थीं। इसी नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों में शताब्दियों तक संघर्ष चलता रहा। कन्नौज पर एकाधिपत्य का अर्थ था राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियंत्रण। ठीक है, सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व था किसका? कन्नौज का। त्रिकोणात्मक संघर्ष का आर्थिक कारण क्या था? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज प्राकृतिक संपदा का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसी यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेन वंश जो है, सेन, चोल हो गए, पाल हो गए, सबके बारे में आपको पढ़ना है। मैंने थोड़े से पढ़ा भी दिया हूँ। सेन वंश पाल वंश के पतन के बाद देखिए यहाँ पे है। ठीक है, पाल के बाद कौन आया? सेन वंश आया। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश का 11वीं शताब्दी के मध्य उदय हुआ। 11वीं शताब्दी। अब से देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है यहीं पर कि 11वीं शताब्दी जो है वो कब से कब तक स्टार्ट हुई। ठीक है, यानी कि 11वीं शताब्दी जो है, जैसे कि आप 2021 पढ़ रहे हैं, जैसे 2022 है। ठीक है, 2022 कौन सी शताब्दी है? ये 20वीं है या फिर 21वीं शताब्दी है या फिर 22वीं शताब्दी है या फिर 23वीं शताब्दी है? कौन सी शताब्दी है? और 11वीं शताब्दी जो है कब से कब तक चली, ये आपको बताना है हमको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जिससे मुझको पता चले कि आपको इसका ज्ञान है या फिर नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, सेन वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति सामंत सेन था। देखिए, सेन वंश की स्टार्टिंग किसने की? सेन ने की। सामंत सेन चंद्रवंशी कर्णाकट क्षत्रिय था। कुछ विद्वानों का विचार है कि सेन वंश के लोग संभवतः ब्राह्मण थे, किंतु अपने सैनिक कर्म के कारण बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगे। मतलब कर्म के कारण, मतलब कि जो है वो कौन सा काम करते थे? सैनिक का कार्य। तो सैनिक के कारण वो क्षत्रिय कहे जाने लगे, लेकिन उनका जन्म किससे हुआ था? ब्राह्मण थे, जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं ऐसा। लेकिन डॉक्टर भंडारकर उन्हें ब्रह्मा क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, सामंत सेन तथा उनका पुत्र हेमंत सेन दोनों ही सामंत थे, स्वतंत्र शासक नहीं। ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्या थे? सामंत थे। अब लक्ष्मण सेन के बारे में यहाँ पे आपको देखना है कुछ। तो लक्ष्मण सेन के बारे में बात करें तो मेरे दोस्त, लक्ष्मण सेन, यद्यपि तुर्क आक्रमणकारियों के सामने लक्ष्मण सेन टिक न सका, जो तुर्की आक्रमणकारी थे उनके सामने लक्ष्मण सेन नहीं टिक सका, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से लक्ष्मण सेन का काल अत्यधिक महत्वपूर्ण था। किस दृष्टिकोण से? सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। मिन्हाज कहता है कि मिन्हाज है, तो मिन्हाज क्या कहते हैं कि जिसके वंश को हिंद के अन्य राजा अधिक महत्व देते थे तथा वंशावतरण की दृष्टि से उसे मानो खलीफा मानते थे, वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। कौन? लक्ष्मण सेन। राजशेखर ने भी अपने प्रबंध कोश में लक्ष्मण सेन की प्रशंसा की है। कहा है कि वह एक प्रतापी और न्यायी राजा था, उसके पास अपार सेना थी, वह महान शासक था। जो ये लाइन है ना, यहाँ पे जो ये लाइन है, यहाँ पे वह एक प्रतापी न्यायी राजा था, उसके पास अपार सेना थी, वह महान शासक था। ये सबके बारे में आपको लिख देना है, जितने भी अच्छे शासक रहे हैं। ठीक है, जितने भी शासक अपने अपने समय के अच्छे शासक रहे हैं, जो प्रतापी शासक रहे हैं, उनके बारे में आपको इतना ज़रूर लिखना है कि वह एक अपने समय का प्रतापी शासक था, अपने समय का न्यायी राजा था। ये ज़रूर आपको लिख देना है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है तो आपकी स्क्रीन पे कि साहित्य के क्षेत्र में लक्ष्मण सेन के योगदान का उल्लेख कीजिए। साहित्य के क्षेत्र में किसके बारे में आपको देखना है कि लक्ष्मण सेन के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है ये देखते हैं यहाँ पे। तो लक्ष्मण सेन के काल में साहित्यिक उन्नति हुई, विद्वान लेखकों और कवियों का आदर और राजश्रय देना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव, आप देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। उसी के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के कर्ता हलायुध और सदुक्त कर्णामृत के संकलक श्रीधर दास साहित्यिक क्षेत्र में उसके समय के प्रकाशमान तारे थे। मतलब उन्हीं के समय यहाँ उसके दरबार में रहा करते थे, जिन्हें उसकी कृपाएं प्राप्त थी। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था लक्ष्मण सेन।
ठीक है। उसकी अनेक कविताएं श्रीधर दास ने सदुक्ति कर्णावृत्त में संकलित की हैं। कहाँ पे? सदुक्ति कर्णावृत्त में। कहाँ पर की हैं? सदुक्ति कर्णावृत्त में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे कि सिंध के पतन के क्या कारण थे। जो सिंध है, सिंध डायनेस्टी, अब यहाँ पे सिंध डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंध के पतन के क्या कारण थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंध की पराजय के अनेक कारण थे, कौन कौन से? परंतु प्रांत में आंतरिक एकता का अभाव इसका प्रमुख कारण था। जो प्रांत में यही चीज़ है कि सब में सबके पतन के कारण यही थे कि उसमें आंतरिक एकता नहीं थी, मतलब अपने जो उनका साम्राज्य था उसमें एकता का अभाव था। वह अरबों जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के योग्य नहीं था। उसकी आबादी कम थी और विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी थी। बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए अतिरिक्त बौद्धों की भी काफ़ी संख्या थी और कुछ जैन भी थे, ठीक है। समाज के निम्न वर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार परस्पर एकता का न होना सिंध के पतन का मुख्य कारण था। सिंध के पतन का मुख्य कारण क्या था? परस्पर एकता का न होना। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मोहम्मद गौरी कौन था? तो मोहम्मद गौरी एक वीर योद्धा तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। जितना आप लोग जानते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको बताना है, ठीक है। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद गौरी बड़ा ही उदार था, सदैव अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखता था। उसमें उच्च कोटि का पारिवारिक प्रेम था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और ईश्वर से सदैव डरता था। वह बड़ा ही उत्साही, साहसी तथा अध्यवसायी था। जिस कार्य को करने का वह निश्चय कर लेता था उसे वह पूरा करके छोड़ता था। ऐसे ही नहीं, उसने 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। उसे मानव चरित्र की अच्छी परख थी। वह विद्या प्रेमी तथा विद्वानों का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागभट्ट प्रथम के बारे में। आज मैं आप लोगों का अतिलघुत्री यहाँ पे जितने भी अतिलघुत्री क्वेश्चन हैं सारे मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। आज के बाद अतिलघुत्री का काम फिनिश स्टार्ट होगा आपका लघुत्री क्वेश्चन। नागभट्ट प्रथम के बारे में या अवंती के उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था कौन? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसकी राजधानी जालौर थी। जालौर। कहा जाता है कि उसने शक्तिशाली मलेच्छ राज को पराजित किया। किसको? मलिच्छ राज, जिसे मलिच्छ कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं कि नागभट्ट ने किसको पराजित किया था? तो मलिच्छ राज। मलिच्छ लिखा वैसे ही, हालांकि मलेच्छ है, पढ़ेंगे मलेच्छ, लेकिन इसे जैसे गाँव में नहीं कहते मलिच्छी, बहुत ही मलिच्छी हो आप नहीं, मतलब जिसे भी गांव में कहते हैं, ठीक है। गांव हो या शहर हो, मैं इसकी बात नहीं करता। मलिच्छ का मतलब आप लोग जानते होंगे, मुझको बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो मलिच्छ राज को पराजित किया। ये मलिच्छ अरब आक्रमणकारी थे। हालांकि ठंडी आने वाली है, मतलब ठंडी चल रही है, तो बहुत ही लोग आजकल मलिच्छ हो रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग समझ सकते हैं। इन आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद उसके अपनी सत्ता भड़ौच तक स्थापित की। कहाँ तक? हालांकि मुझे पता है कि ये जो सब्जेक्ट है आपकी हिस्ट्री थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, क्योंकि इसमें इतने सन हैं, इतने आपके डायनेस्टी हैं जिसे कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश, ठीक है, सोलंकी वंश, और कितने सारे वंश हैं, सेन वंश, पाल वंश, चोल वंश। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो, तो सेमेस्टर स्टार्ट होने पर जितने भी आपका सिलेबस हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अगर थ्योरी वाइज, ठीक है, बोर्ड पर पढ़ाया जाए अच्छे से, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता है, ठीक है। तुरंत कहने के लिए 6 महीने होते हैं, 3 महीने के बाद पेपर हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये चीज़ है। इन आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद उसकी भड़ौच तक कहाँ पर स्थापित किया? भड़ौच तक स्थापित की। उसने अपने राजवंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा 730 से 760 ईस्वी तक शासन किया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। किसने? 730 से 760 यानी कि 30 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताना है आपको। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, तो पृथ्वीराज तृतीय जो है 1177 से 1192 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। उसने अपने शासनकाल में अपने चाचा नागार्जुन चंदेल शासक परमर्ददेव को बुरी तरह से परास्त किया था। किसको? परमर्ददेव को। और तराइन का 2 युद्ध 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी। ये पृथ्वीराज तृतीय आपको पता है कौन है? ये यही है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है।
जो तराइन के 2 युद्ध हुए 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी, उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। प्रथम युद्ध में वह मोहम्मद गौरी को पराजित हुआ और निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और निर्दयतापूर्वक उसकी जो हत्या कर दी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो प्रथम युद्ध में नहीं हारे थे, तराइन के द्वितीय युद्ध में हारे थे। ठीक है, निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार चाहमान वंश का अंत हो गया। साथ ही भारत में दिल्ली तथा अजमेर पर पुलिस राज सत्ता स्थापित हो गई। अजमेर और दिल्ली पर अजमेर तथा दिल्ली पर मुस्लिम राज सत्ता स्थापित हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पर। विद्याधर चंदेल के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 39। गंड के पश्चात उसका पुत्र विद्याधर शासक हुआ। गंड के पश्चात कौन शासक हुआ? विद्याधर उसका शासक हुआ। ठीक है, वह चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन? विद्याधर चंदेल। उसने 1019 ईस्वी से 1032 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल में महमूद गजनवी के आक्रमण भारत पर तेज हो गए, किंतु विद्याधर ने तुर्कों को कड़ी चुनौती दी। उसने अपने वंश की मर्यादा पर अत्यधिक गर्व था। ठीक है उसे। और 1019 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया। फिर क्या किया कि भयभीत राज्यपाल बिना युद्ध किए कन्नौज छोड़कर भाग गया। फलतः विद्याधर उसे दंडित करने का निश्चय किया और फिर क्या हुआ? उसे मार डाला। 1024 ईस्वी के महमूद गजनवी के आक्रमण में विद्याधर को असफलता हाथ लगी। इस प्रकार विद्याधर ने गजनवी को सफलतापूर्वक सामना किया। गजनवी का सफलतापूर्वक सामना किया किसने? विद्याधर चंदेल ने। अब फिर आगे परमर्द देव, इससे परमाल कहते हैं, इनके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि चंदेल वंश का अंतिम महान शासक परमर्द देव। चंदेल वंश, जो चंदेल अभी पढ़ाया मैंने ना, तो चंदेल वंश का अंतिम महान शासक कौन था? परमर्द देव या परमाल। ठीक है, चाहे क्वेश्चन आए परमाल कौन है या फिर आए परमर्द देव कौन है, तो आपको लिखना है परमर्द देव के बारे में। ठीक है, परमाल ही परमर्द देव हैं। उसने 1165 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान द्वारा वह 1182 ईस्वी में पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान द्वारा। कौन? परमर्द देव। किंतु प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज के वापस लौटते ही परमर्द देव ने पुनः महोबा को अपना अधिकार में कर लिया। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्द देव को पराजित किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चंदेलों ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और 1203 ईस्वी में परमर्द देव की कालिंजर के दुर्ग में मृत्यु हो गई। कहाँ पर? कालिंजर के दुर्ग में 1203 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? इनकी हो गई, आपकी परमर्द देव की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य गुजरात वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य कहो या गुजरात वंश कहो, इसका संस्थापक कौन था? तो गुजरात चालुक्य, जिसे सोलंकी कहा जाता है, ठीक है, वंश का संस्थापक मूलराज था। गुजरात चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज था। उसने 941 ईस्वी से 995 ईस्वी तक शासन किया। किसने? चालुक्य गुजरात। ठीक है, सोलंकी जिसे कहते हैं। उसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। उसने सौराष्ट्र तथा कच्छ के शासक को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन से शासक? सौराष्ट्र और कच्छ के शासक को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था तथा आबू के परमार शासक धरण वराह को परास्त किया था। किंतु उसे परमार शासक मुंज तथा चाहमान शासक विग्रहराज द्वितीय ने पराजित कर दिया था। कौन किस शासक हैं ये आप लोग ध्यान से दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, परमार शासक पुंज तथा चाहमान शासक विग्रहराज द्वितीय। अब चाहमान देखिए, चाहमान में विग्रहराज, ठीक है, और चाहमान पृथ्वीराज तृतीय, ये सब चाहमान वंश के शासक हैं। पराजित कर दिया था। संभवतः विग्रहराज द्वितीय के विरुद्ध युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि परमार वंश। ठीक है, परमार वंश की उत्पत्ति विवादास्पद है, यानी कि इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति भी अग्निकुंड से बताई गई है। किसकी? परमार की। किंतु परमार अभिलेखों से विदित होता है, यानी कि जान पड़ता है क्या कि परमार शासक दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश के उत्पन्न हुए थे। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश में उत्पन्न हुए थे। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र तथा कृष्णराज ने 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी। किसकी? इस वंश का संस्थापक उपेंद्र अथवा कृष्णराज ने 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी। किसकी? परमार वंश की। यह राष्ट्रकूटों का सामंत था। इससे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने मालवा का शासक नियुक्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाकपति
वाकपति मुंजराज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। श्री हर्ष के 2 पुत्र थे, मुंज तथा सिंधुराज। ठीक है, अभी आपके देखना किसके बारे में है, वाकपति मुंजराज। तो श्री हर्ष के 2 पुत्र थे, एक थे मुंज, एक थे सिंधुराज। इनमें मुंज उसका दत्तक पुत्र था। ठीक है, गोद लिया पुत्र, कौन, मुंज। लेकिन श्री हर्ष के बाद मुंज गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसने श्री बल्लभ, उत्पलराज, पृथ्वी तथा पृथ्वी बल्लभ और अमोघ वर्ष जैसी उपाधियां धारण की। कौन कौन सी, बल्लभ, उत्पलराज, पृथ्वी बल्लभ। देखिए बल्लभ जितने भी हैं तो वाकपति मुंजराज के बारे में बताया गया, समझ लीजिए। ठीक है, और अमोघ वर्ष जैसी उपाधियां धारण की। उसने कलचुरी को पराजित कर त्रिपुरी को लूटा। उसकी दक्षिण के चालुक्य तैलप द्वितीय पर विजय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अंतिम में तैलप द्वितीय पर पुनः आक्रमण किया और बंदी बना लिया। ठीक है, जहां उसकी हत्या कर दी गई वह उच्च कोटि का कवि तथा विद्वान था। कौन, वाकपति मुंजराज। ठीक है, किसके पुत्र थे, श्रीहर्ष के 2 पुत्र थे। अब देखना है कि परमार भोज के बारे में यहाँ पे आपको देखना है। अब बात करें परमार भोज की, तो यहाँ पे सिंधुराज की मृत्यु के बाद देखिए परमार और सिंधुराज मुंज और सिंधुराज 2 पुत्र थे श्रीहर्ष के। तो सिंधुराज की जो मृत्यु हो गई उसके बाद 1010 ईस्वी में भोज परमार वंश का शासक हुआ। उसकी गणना परमार वंश के सर्वश्रेष्ठ शासकों में की जाती है। उसने सर्वप्रथम चालुक्यों से संघर्ष किया, उसके बाद कलचुरी गांगेयदेव को पराजित किया। कलचुरी गांगेयदेव के बारे में मैंने पढ़ाया है। सर्वप्रथम चालुक्यों से संघर्ष किया परमार भोज ने और कलचुरी गांगेयदेव को पराजित किया। प्रतिहारों को पराजित कर उसने पश्चिमी बिहार पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। होड़ों के विरुद्ध भी उसे सफलता मिली, किंतु चंदेल विद्याधर से उसे पराजित होना पड़ा। किससे, चंदेल विद्याधर से उसे पराजित होना पड़ा परमार भोज को। अपने राज्य पर चारों ओर संकटों को देखकर वह बीमार पड़ा और 1060 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1010 ईस्वी में क्या हुआ, परमार वंश का शासक हुआ था और 1060 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धर्मपाल की ओर। ठीक है, धर्मपाल के बारे में आपको बताना है। तो धर्मपाल मतलब गोपाल प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठा था। उसने क्या किया कि कन्नौज के राजा इंद्रायुध को पराजित कर उसके स्थान पर चक्रायुध को गद्दी पर बैठाया था। इस अवसर पर कन्नौज में एक अन्य दरबार का आयोजन किया, किंतु प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों से उसे पराजित होना पड़ा। धर्मपाल किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्मानुयायी था और उसने भागलपुर में गंगा के किनारे विक्रमशिला नामक महाविहार बनवाया जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवपाल के बारे में आपको देखना है। तो धर्मपाल के पश्चात उसका पुत्र देवपाल शासक बना। उसने भी अपने पिता की भांति विस्तारवादी नीति का पक्षपाती था। ठीक है, उसने अनेक विजय की। बादल स्तंभ लेख के अनुसार उसने उड़ीसा को अपने राज्य में मिला लिया। किसको मिला लिया, उड़ीसा को अपने राज्य में मिला लिया और हूणों, द्रविड़ तथा गुर्जर के राजाओं को परास्त किया। भागलपुर लेख से उसके आसाम विजय की पुष्टि होती है। किसके, कौन से विजय की, आसाम विजय की पुष्टि होती है। उसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज, देखो मिहिर भोज आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो प्रतिहार के शासक मिहिर भोज को पराजित करके उसकी पूर्व में बढ़ती हुई शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। वह बौद्ध धर्मानुयायी था। उसने अनेक विहार बनवाए। उसके समय में नालंदा महाविहार और विक्रमशिला दोनों का उन्नत दशा में थे। उसने 40 वर्ष 815 से 855 तक शासन किया। किसने, देवपाल ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन कि विद्या प्रेमी के रूप में यशोवर्मन का विवरण कीजिए। यशोवर्मन का, यशोवर्मा वीर और पराक्रमी के साथ साथ विद्या प्रेमी भी था। तो विद्या प्रेमी यानी कि विद्या से प्रेम करता था। ठीक है, विद्या से प्रेम करने का मतलब वो नहीं कि कोई विद्या नाम की लड़की से प्रेम करता था। विद्या का मतलब है कि आपका जो शिक्षा होती है, ठीक है, जो आपकी विद्या होती है वो वाली विद्या, जो पढ़ाई वाली विद्या। यशोवर्मा वीर और पराक्रमी के साथ साथ विद्या प्रेमी भी था। वह स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था, यानी कि विद्वानों को अपने पास रखता था, आश्रय देता था। ठीक है, आश्रयदाता। राजतरंगिणी में यशोवर्मन को वाकपति राज और भवभूति आदि विद्वानों का आश्रयदाता बताया गया है। भवभूति को भी यशोवर्मन का आश्रय प्राप्त था। जो भवभूति थे उसको भी यशोवर्मन का आश्रय प्राप्त था।
वे महावीर चरित, मालती माधव तथा उत्तर रामचरित के रचयिता थे। आर्यपुत्र भी यशोवर्मा के राज दरबार में रहता था। आर्यपुत्र जो थे वो भी यशोवर्मा के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयचंद्र की सेना बड़ी विशाल थी, कथन को स्पष्ट करना है कि जयचंद्र की सेना जो है बड़ी विशाल थी, कथन को स्पष्ट करना है। पृथ्वीराज रासो में जयचंद्र की विशाल सेना का वर्णन किया गया है। ठीक है, सेना की विशालता के कारण ही उसे पंगु की उपाधि दी गई। पंगु का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जब उसकी सेना का अग्रभाग युद्ध भूमि में पहुंच जाता था तब भी सेना का अंतिम पंक्ति कूच नहीं कर पाती थी। यानी कि जब जैसे कि ये सेना हो गई आपकी, ये आपकी सेना हो गई। ठीक है, तो सेना का जब इतनी बड़ी सेना थी उसकी कि जब आगे का भाग यानी कि ये वाली भाग आगे का जब यहाँ पे पहुँच जाता था जिससे शेष जो दुश्मन था उसके पास, ठीक है, तब भी उसका पीछे का जो भाग था वो इतनी दूर था, मतलब वो कूच नहीं कर पाता था, इतनी बड़ी सेना थी उसकी। ठीक है, वही लिखा हुआ कि जब भी उसकी सेना का अग्रभाग युद्धभूमि में पहुँच जाता था तब भी सेना का अंतिम पंक्ति जो थी वो भी कूच नहीं कर पाती थी, इतनी बड़ी थी। सूरज प्रकाश के अनुसार उसकी सेना में 80,000 शस्त्रधारी, 30,000 बख्तरबंद घोड़े, 3 लाख पैदल, 2 लाख धनुर्धारी और बहुसंख्यक के हाथी थे। ठीक है, इतनी बड़ी सेना थी। चंदेलों का मूल प्रदेश कहाँ था, इसके बारे में आपको बताना है कि जो चंदेल थे, चंदेलों का मूल प्रदेश कहाँ था। चंदेलों का मूल प्रदेश अभिलेखों और अनुसूत्रियों के से खजुराहो, कालिंजर, महोबा और अजयगढ़ चंदेलों के मूल प्रदेश ज्ञात होते हैं। प्रारंभ से ही चंदेलों का इन प्रदेशों पर अधिकार बना रहा। इन्हें जेजाक भुक्ति भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, जेजाक भुक्ति भी कहा गया है। महोबा से प्राप्त एक खंडित अभिलेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जयशक्ति ने अपने शासित क्षेत्र को वैसे ही अपनी संज्ञा जेजा भुक्ति या जेजाक भुक्ति प्रदान की जैसे पृथ्वी ने पृथ्वी को दी थी। इसने पृथ्वी ने पृथ्वी को दी थी। बाद में बुंदेलों के नाम पर यह प्रदेश बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम पर, बुंदेलों के नाम पर। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, कौन से स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो देखते हैं यहाँ पे कि हर्ष की मृत्यु कब हुई थी, 647 ईस्वी में, 647। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में क्षेत्रीय स्तर पर, अब देखिए साहित्यिक स्रोत यानी कि साहित्य से जो आपका साहित्य है उससे कौन कौन से स्रोत मिले हैं, किस प्रकार से स्रोत मिले हैं, जिससे हम इसके बारे में जो एंशिएंट हिस्ट्री है हम इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो हर्ष की मृत्यु जब 647 ईस्वी में हो गई है उसके पश्चात उत्तर भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई राजाओं की स्थापना हुई। इस काल में हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना बाणभट्ट द्वारा की गई। बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचना की हैं, तो हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, ये हर्षचरित और कादम्बरी जो हैं ये रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई हैं। अगला जो है क्वेश्चन वही है लेकिन आगे देखते हैं क्या है कि गौडवहो प्राकृत की रचना वाकपति ने की। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी प्रथम, ये सब क्या है, ये इसी से पता चलता है, जिससे रचनाएं की गई हैं इन्हीं में लिखा हुआ जो मिलता है उसी के कारण हमको साहित्यिक स्रोत पता चलते हैं। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। कल्हड़ ने किसकी रचना की, राजतरंगिणी की, वही प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर का हमको राजवंश पता चलता है। कश्मीरी लेखक ने प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन किया है। राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वसाल, भंजिका, भुवनकोश एवं हरविलास की रचना की गई। गाहड़वाल शासक गोविंद चंद्र के प्रधानमंत्री एवं विद्वान लक्ष्मीधर कृत्य, ठीक है, कल्पपत्रु नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज विजय, ठीक है, पृथ्वीराज विजय की जो रचना जया, इसमें जितने भी रचनाएं हैं सब दी गई हैं कि किसने किसने कौन सी रचना की गई है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक द्वारा की गई। जैन मुनि नयनचंद्र द्वारा, सूर्य द्वारा हम्मीर महाकाव्य की रचना की गई। चंद्रबरदायी कृत, ये आपको पता होगा, चंद्रबरदायी कृत पृथ्वीराज रासो चाहमान वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। इसमें बताया गया कि कौन से वंश ने, मतलब कौन सी रचना किस वंश पर प्रकाश डालती है। ठीक है, और फिर क्या है कि आल्हा खंड में चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय एवं पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, पृथ्वीराज
तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान, जिससे मोहम्मद गौरी से परास्त हो गए थे। ठीक है। दूसरे, तराइन के द्वितीय युद्ध में। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है। तो आल्हा खंड में चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय एवं चंदेल शासक परमर्दी देववर्मन संघर्ष की कथा का वर्णन है। किसमें? आल्हा खंड में। फिर बात करते हैं कि जगनिक द्वारा लिखित जगनिक ने आल्हा खंड लिखा। महोबा के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्रोत, कि पुरातात्विक मतलब खुदाई के पश्चात कौन कौन से हमको स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत जिसे कहते हैं। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, जो खुदाई के पश्चात मिलते हैं, अभिलेख, सिक्के एवं मुहर इत्यादि रखे जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ठीक है। अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मुहर हो गए। गाहड़वाल वंश के इतिहास का ज्ञान वाराणसी, कमौली, लार एवं सारनाथ से मिलते हैं। चाहवान वंश के लेख हर्ष प्रस्तर लेख, बिजौलिया लेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख हैं। परमार वंश के हरसौल, उज्जैन, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागपुर के लेख प्राप्त होते हैं। चंदेल शासकों के लेख जो हैं खजुराहो, मऊ, छतरपुर, महोबा से मिलते हैं। कलचुरी चेदी वंश का लेख भी जो है बिल्हारी, रीवा, वाराणसी एवं जबलपुर से मिले हैं। बंगाल के पाल वंश के खालिमपुर अभिलेख, मुंगेर लेख, भागलपुर एवं बादल स्तंभ लेख काफ़ी महत्व रखते हैं। सेन वंश के लेख जो है कहाँ से मिले हैं? बंगाल के देवपाड़ा, बैरकपुर इत्यादि से प्राप्त हुए हैं। और सोलंकी या चालुक्य वंश के इतिहास पर कुमारपाल की वाडनगर प्रशस्ति एवं उदयपुर के लेख काफ़ी महत्व रखते हैं। गाहड़वाल शासकों के द्रम नामक सिक्कों से भी पता चलता है पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है। और कलचुरी नरेश गांगेय देव के स्वर्ण सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? कलचुरी नरेश। ठीक है। गांगेय देव के स्वर्ण सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। तो आज की जो है आपका अति लघु उत्तरी जो क्वेश्चन थे, अति लघु उत्तरी जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे फिनिश हो गए। अब जो है आप अगला भी जो वीडियो कल से आएगा वो आएगा आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन पर। ठीक है। लघु उत्तरी क्वेश्चन पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।